दार्जिलिंग बादलों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहाँ की ठंडी हवाएं, चाय के बागानों की खुशबू और दूर पहाड़ों में गूंजती टॉय ट्रेन की सीटी एक अनकही कहानी सुनाती हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर नज़ारे में एक नया जादू आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। दार्जिलिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको दार्जिलिंग के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल दार्जिलिंग घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का ये टूर हम कर रहे हैं अप्रैल के महीने में और इसका ड्यूरेशन होने वाला है 2 नाइट 3 डेज का। हमारे दार्जिलिंग टूर की शुरुआत होती है बागडोगरा एयरपोर्ट से, क्योंकि यहाँ हम पहुँचे हैं बाय एयर। दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के अंतर्गत आता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर्स का। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग के लिए बाय एयर नहीं आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी का, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इसका डिस्टेंस दार्जिलिंग से लगभग 73 किलोमीटर्स का है। दार्जिलिंग घूमने के लिए हम आए हैं बाय एयर और जैसे ही हम बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है एक गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे का रास्ता हमें बाय रोड ही पार करना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट्स की है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लगा है। दार्जिलिंग में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारे होटल्स और होम स्टेज बने हुए हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। यहाँ की जो पॉपुलर लोकेशंस हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं वो हैं चौरस्ता मॉल रोड और टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास वाला एरिया, जहाँ पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं। लेकिन एक अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लो बजट होटल्स देख रहे हैं तो आप दार्जिलिंग के मेन एरिया से अगर थोड़ी दूरी पर होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस मिल जाएंगे। दार्जिलिंग में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है क्लिफ्टन रॉयल, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन अगर नॉर्मली आप यहाँ रुकते हैं तो 6000 रुपीज़ चार्ज लगता है एक नाइट का, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है।
दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई थी 1881 में और 1999 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अब दार्जिलिंग की सबसे फेमस टॉय ट्रेन राइड को एंजॉय करने के लिए हम आ चुके हैं, जो कि विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ पर दो तरह की टॉय ट्रेन चलती हैं, एक स्टीम इंजन और एक डीजल इंजन, और दोनों के ही चार्जेस अलग अलग होते हैं। टॉय ट्रेन ज्यादा बड़ी ट्रेन नहीं होती, इसमें मैक्सिमम 2 से 3 डिब्बे होते हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन IRCTC से बुक कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो यहाँ ऑफलाइन विंडो से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टीम इंजन है उसके टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप 1-2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले इस टिकट को बुक करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। दार्जिलिंग में मेनली 2 रूट्स पर टॉय ट्रेन चलती है। पहली जो कि आपको दार्जिलिंग में घुमाती है, जिसे एंजॉय करने के लिए अभी हम चल रहे हैं, और दूसरी चलती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग के लिए, जिससे कि आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अब हमारी टॉय ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। टॉय ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दार्जिलिंग के रोड्स पर भी चलती है, यानी कि जिस रोड पर नॉर्मल व्हीकल्स चलते हैं उसी के साइड में टॉय ट्रेन चलती है, जिसके बीच में कई सारे मार्केट्स आते हैं, कई सारी गलियां आती हैं, और जो मेन हाईवे रूट आता है वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो अनुभव है काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस तरह की टॉय ट्रेन नॉर्मली हमें देखने नहीं मिलती। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन एक स्पेशल अनुभव कराती है, क्योंकि ये भारत की एक पर्वतीय रेल है जो कि पहाड़ों पर चलती है, लेकिन इसके किनारे जब आप देखेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे, कुछ अलग नज़र आएगा। नॉर्मली ट्रेन्स के किनारे पर बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को रोकती हैं ट्रेन तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये ट्रेन लोगों के घरों के सामने से भी गुजरती है। जो दार्जिलिंग का मार्केट है, जो कई सारी दुकानें दार्जिलिंग में हैं, उसके किनारे से ये टॉय ट्रेन गुजरती है। ये एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, जैसे कि विदेशों में ट्राम चलती है, उसी प्रकार की ये रेल है जो कि बहुत ही डिफरेंट अनुभव प्रोवाइड करती है। टॉय ट्रेन की राइड करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बतासिया लूप पर, जो कि एक घुमाव है जहां से टॉय ट्रेन घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती है। बतासिया लूप पर टॉय ट्रेन लगभग 15 मिनट के लिए रुकती है, और यहाँ पर हम टॉय ट्रेन से नीचे भी उतर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको नजर आएगी टॉय ट्रेन, और साथ ही नजर आएगा एक ब्यूटीफुल सा गार्डन जहाँ पर अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं। बतासिया लूप के सेंटर में ही एक वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बतासिया लूप का निर्माण 1919 में किया गया था, और इसका निर्माण पहाड़ की चढ़ाई को कम करने के लिए किया गया था। अब टॉय ट्रेन की राइड को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं घूम स्टेशन पर, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके पीछे लिखा है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। यहाँ पर आकर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। घूम रेलवे स्टेशन पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पुराने पिक्चर्स देखने मिलते हैं। ये रेलवे स्टेशन का जो म्यूजियम है ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है, जिस दौरान आप इस म्यूजियम को देखने आ सकते हैं। म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर टॉय ट्रेन की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है।
घूम रेलवे स्टेशन में टॉय ट्रेन लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर टॉय ट्रेन का जो इंजन है उसे शिफ्ट किया जाता है, आगे से पीछे की ओर लगाया जाता है, क्योंकि हमें वापस से जाना होता है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के लिए। और ये जो टाइम है 20 से 25 मिनट का, इस दौरान आप म्यूजियम को देख सकते हैं और चाहें तो घूम रेलवे स्टेशन के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दार्जिलिंग की इस टॉय ट्रेन में वैसे कई फिल्मों का फिल्मांकन किया गया है, जिसमें से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक फिल्म थी जिसमें गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसी टॉय ट्रेन में इस फिल्म के गाने का फिल्मांकन किया गया था। कई बार दार्जिलिंग में मौसम कुछ ऐसा हो जाता है कि क्लाउड्स फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, और क्लाउड्स जब लैंड वाले एरिया तक टच हो जाते हैं तो दूर तक का जो सीन है वो नज़र नहीं आता। दार्जिलिंग घूमने के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप चाहें तो दार्जिलिंग घूमने के लिए शेयरिंग कैब्स की सहायता ले सकते हैं, और अगर चाहें तो स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी दार्जिलिंग को आप घूम सकते हैं। दार्जिलिंग में ट्रैफिक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से साइट सीन करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप जब भी दार्जिलिंग घूमने आ रहे हैं तो अपने साथ 2 से 3 दिन ज़रूर रखें। ये है डाली मोनेस्ट्री, जिसे डाली गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर का है। डाली मोनेस्ट्री दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। इस मोनेस्ट्री को जब आप देखेंगे तो कई सारे रंगों में ये आपको बहुत ही आकर्षक नजर आएगी। डाली मोनेस्ट्री में आपको कई सारे बौद्ध भिक्षुक भी नजर आएंगे, और साथ ही यहाँ पर कई सारे स्तूप भी बने हुए हैं। डाली मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन एरिया आपको नज़र आएगा, जिसमें नज़र आएंगे कई सारे रंग बिरंगे फूल, जिससे ये नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। डाली मोनेस्ट्री को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पर आप आधा से 1 घंटा व्यतीत कर सकते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। मोनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करने पर भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा नज़र आती है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मोनेस्ट्री के अंदर ही भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी संपूर्ण कहानियों का विवरण भी देखने मिलता है, जिससे कि हम भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में जान सकते हैं। डाली मोनेस्ट्री एक बहुत बड़ा शैक्षणिक केंद्र भी है, जहाँ पर बौद्धिज्म मॉन्क्स को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। दार्जिलिंग फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर चाय की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर कई सारे चाय के बागान हैं, लेकिन अभी हम एक फेमस चाय के बागान को देखने आए हैं, जो कि बहुत पुराना है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये है हैप्पी वैली टी गार्डन्स। टी गार्डन्स को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है। आप दिन में यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और 1 से 2 घंटे का समय व्यतीत कर सकते हैं। ये जगह फ़ोटोज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको पीछे चाय के बागान ही बागान नज़र आएंगे, जहाँ पर खड़े होकर आप बेहतरीन पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। हैप्पी वैली टी गार्डन की स्थापना की गई थी ब्रिटिशर्स काल में 1854 में, और इसके डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से हैप्पी वैली टी गार्डन्स लगभग 4 किलोमीटर्स की दूरी पर है।
हैप्पी वैली में एक टी फैक्ट्री भी है जहां पर आप टी प्रोसेसिंग को देख सकते हैं कि किस तरह से चाय पत्ती का पाउडर बनाया जाता है। वो यहां पर पूरा प्रोसीजर देखा जा सकता है। टी फैक्ट्री को विजिट करने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये सुबह 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहती है और ये एवरीडे ओपन रहती है। इसे देखने आप आ सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारा दार्जिलिंग में दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने। ये है दार्जिलिंग का रॉक गार्डन, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन से लगभग 6.5 किलोमीटर का है। ये एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य को बिल्कुल नज़दीक से। रॉक गार्डन का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है चुन्नू वाटरफॉल, जो कि रॉक गार्डन में प्रवेश करते ही हमें नज़र आता है। ये काफ़ी अच्छा फोटो पॉइंट है। यहाँ आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। रॉक गार्डन सीढ़ी नुमा फॉर्म में बना हुआ है, जिसमें पहाड़ों का पानी स्टेप बाय स्टेप करके नीचे की ओर आता है। इससे इस गार्डन की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। रॉक गार्डन को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये है घूम मोनेस्ट्री, जो कि दार्जिलिंग के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। ये एक तरह का बौद्धिस्ट मंदिर है जहां पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। घूम मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया था 1850 में, और घूम मोनेस्ट्री का डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर का है। घूम मोनेस्ट्री तिब्बती शैली में बनी हुई है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक हर साल आते हैं। घूम मोनेस्ट्री में मैत्रेय बुद्धा की प्रतिमा है, जिन्हें फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमा लगभग 15 फीट लंबी है। यहाँ पर आप भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं। घूम मोनेस्ट्री को देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाती है और शाम 5-6 बजे तक ओपन रहती है। दार्जिलिंग वैसे तो वेस्ट बंगाल में आता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपको नेपाली लोग मिलेंगे। अब आ चुका है दार्जिलिंग का फेमस जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 2.7 किलोमीटर का है। जापानीज टेम्पल के पास में ही बना हुआ है पीस पगोड़ा, जो कि एक तरह का बौद्ध स्मारक है, एक तरह का स्तूप है जो कि सत्य, अहिंसा और भाईचारे का प्रतीक है।
पीस पगोड़ा की स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी हाइट है 28.5 मीटर्स की और इसका डायमीटर है 23 मीटर्स का। पीस पगोड़ा के ऊपर भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पगोड़ा के ऊपर कई सारी प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जिस पर भगवान बुद्ध की जीवन लीलाओं का विवरण देखने मिलता है। ये है दार्जिलिंग का चौरस्ता मॉल रोड, जिसे दार्जिलिंग का सिटी सेंटर भी कहा जाता है। ये दार्जिलिंग का मेन मार्केट एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पर हर तरह की चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसका नाम चौरस्ता इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं और इसी वजह से इसे चौरस्ता कहा जाता है। अगर आपको दार्जिलिंग में शाम का आनंद लेना है तो आप आ सकते हैं दार्जिलिंग के मॉल रोड में। यहाँ पर एक अच्छी वाइब आपको मिलेगी, कई सारे लोग मिलेंगे और रात्रि के टाइम पर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको जगमगाता हुआ ये मॉल रोड नज़र आएगा जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। मॉल रोड की एक खास बात है कि यहाँ पर व्हीकल लाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का व्हीकल नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पर वॉक करना बहुत ईजी हो जाता है। जितने भी व्हीकल्स आते हैं वो मॉल रोड के बाहर एक सर्टेन पॉइंट पर आपको ड्रॉप करते हैं और वहाँ से आपको मॉल रोड के लिए आना होता है। दार्जिलिंग में मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेजिटेरियन हैं तो दार्जिलिंग के मॉल रोड में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर आपको प्योर वेज फूड मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे, इस शॉप का नाम है हेस्टी टेस्टी, जो कि एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मॉल रोड से कुछ ही दूरी पर अब आ चुका है महाकाल मंदिर, जहां पर अब हम दर्शन करने आ चुके हैं। इस मंदिर का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति इस मंदिर से संबंधित मानी जाती है। दार्जिलिंग 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, दोर्जे और लिंग। दोर्जे एक तरह का वेपन होता है जो कि बौद्धिज्म में पूजनीय माना जाता है, और लिंग यानी कि भगवान शिव का शिवलिंग, ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना है दोर्जे लिंग, जिसे अपभ्रंश करके अब दार्जिलिंग कर दिया गया है। महाकाल मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर आपको बौद्धिज्म कल्चर और हिंदू कल्चर दोनों का मेल नज़र आएगा। जैसे कि ये हैं प्रेयर व्हील्स जो कि बौद्धिज्म कल्चर की हैं। ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये बौद्धिज्म कल्चर के हैं, और यहाँ पर जो नंदी जी आप देख रहे हैं ये हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। यहाँ जो महादेव विराजमान हैं वो हिंदू कल्चर के हैं, और भी कई सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, वो हिंदू कल्चर से संबंधित हैं। यानी कि दोनों कल्चर, दोनों धर्म का यहाँ मेल भी देखने मिलता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के दूसरे दिन का समापन होता है। आज हमारा दार्जिलिंग में तीसरा दिन है और हम चल रहे हैं टाइगर हिल के लिए। अब दार्जिलिंग के सबसे ऊंचे स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है टाइगर हिल। इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की है। अभी जिस समय हम टाइगर हिल पर आए हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बादल, और इतना ज़्यादा कोहरा है कि हम बहुत पास की चीज़ भी इजीली देख नहीं पा रहे हैं। टाइगर हिल फेमस है अपने सनराइज़ के लिए और साथ ही माउंट कंचनजंगा के व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी माउंट कंचनजंगा नज़र आती है। और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर इस साइड में नज़र आती है माउंट कंचनजंगा, तो दूसरी साइड नज़र आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस टाइम पर हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पर बादल ही बादल हो रहे हैं और क्लाउड्स की वजह से पास के लोगों को देखना भी मुश्किल हो रहा है।
जब दार्जिलिंग में वेदर क्लियर होता है तो टूरिस्ट इस पॉइंट पर सनराइज देखने के लिए आते हैं। वो सुबह 4-5 बजे के आसपास ही यहाँ पर आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का सीज़न है। अगर समर्स है तो सनराइज़ थोड़ा लेट होता है, अगर विंटर्स है तो सनराइज़ थोड़ा अर्ली होता है। तो टाइम के हिसाब से लोग 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास यहाँ आ जाते हैं और सनराइज़ का वेट करते हैं। क्योंकि सनराइज़ जब होता है तो सूर्य की पहली किरण जब माउंट कंचनजंगा पर पड़ती है तो पहाड़ गोल्डन फॉर्म में नज़र आता है, यानी कि सुनहरे रंग का नज़र आता है, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं और वेदर क्लियर है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, और अगर वेदर क्लियर नहीं है, कुछ इस तरह का है, तो आप इस जगह को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। टाइगर हिल सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। ये एक तरह का फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर प्रवेश करने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। और यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह आना चाहते हैं सनराइज़ के लिए तो एक परमिट लेना होता है, जो कि आपके जो व्हीकल वाले हैं, जो आपके ड्राइवर हैं, वो ही निकालते हैं आपके व्हीकल के लिए। ये है दार्जिलिंग का फेमस चिड़ियाघर, जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसका डिस्टेंस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है। ये काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है जिसमें कई सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलते हैं जो कि नॉर्मल जूज में देखने को हमें नहीं मिल पाते हैं। इस जू को देखने का टिकट शुल्क लगता है 110 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 4-4:30 बजे तक ये खुला रहता है। और हर थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन इसका अवकाश होता है। दार्जिलिंग का चिड़ियाघर भारत के सबसे ज़्यादा हाइट पर बने हुए चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चिड़ियाघर एक हाइट पर बना हुआ है और आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी खड़ी चढ़ाई का सामना करना होता है। दार्जिलिंग ज़ू के अंदर ही बना हुआ है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका कंबाइंड टिकट होता है जो कि ज़ू के साथ ही आपको मिलता है, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता। इसी के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनका आनंद भी आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है, बर्मा ब्रिज की एक्टिविटी होती है, जिनका आनंद आप ले सकते हैं। ये एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर माउंटेन पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसे भी देखा जा सकता है। चिड़ियाघर में ही बंगाल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स की रियल बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है। अब दार्जिलिंग ज़ू को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इस चिड़ियाघर को देखने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। दार्जिलिंग में अगर आप चाहें तो रोपवे को भी एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे से दार्जिलिंग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस समय हम दार्जिलिंग घूमने आए हैं, रोपवे का मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से रोपवे को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो रोपवे को आप ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आप चाहें तो दार्जिलिंग के साथ साथ सिक्किम को भी अपने टूर पैकेज में शामिल करा सकते हैं। सिक्किम में गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, पीलिंग ऐसे कई सारे स्थान हैं जिन्हें देखा जा सकता है।
दार्जिलिंग घूमने के लिए हम जिस महीने में आए हैं ये महीना है मार्च का, लेकिन आप साल भर में यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बेस्ट सीज़न के बारे में बात करूँ तो वो रहता है मार्च से लेकर जून के महीने, लेकिन इस दौरान आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी और रेट्स भी आपको हाई मिलेंगे। अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है तो आप विंटर्स के महीनों में यहाँ आ सकते हैं, स्पेशली दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि दार्जिलिंग घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 2 नाइट 3 डेज़ का, जिसमें कि हमने दार्जिलिंग के सभी स्थानों को घूमा था। दार्जिलिंग के इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो दार्जिलिंग के सभी साइट सीन हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, वो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। दार्जिलिंग घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 38,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया लगभग 12,700 रुपये का। लेकिन ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 11,250 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस ट्रिप के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है दार्जिलिंग और दार्जिलिंग घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।